हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसका पार्ट 2, ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग इसका पहले ही देख चुके हैं, कल वीडियो आ गया था पार्ट 1 का। तो अब हम काफ़ी सारा चैप्टर इसमें कवर कर चुके हैं। अब जो आगे का है ना वो हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने कल वीडियो में देख लिया था, यहाँ तक। अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। द पल्लव्स, चालुक्यास एंड द पुलकेशिन प्रशस्ति। तो हम लोगों ने इससे पहले हर्षवर्धन की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी, है ना। काफ़ी कुछ उसमें बताया गया था। तो अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन। तो पल्लव, चालुक्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर डायनेस्टीज़ थी, रूलिंग डायनेस्टीज़ थी। साउथ इंडिया की डायनेस्टीज़ होती हैं, जैसे कि साम्राज्य होते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत एक राजा होता है जिसके कई सदियों से उसके ही परिवार में राज चला आ रहा होता है, तो वो डायनेस्टी बन जाती है। जिसकी दादा परदादा फिर बेटा, है ना, इस तरीके से वो डायनेस्टी बन जाती है। तो साउथ इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थे पल्लव, चालुक्यास एंड द पुलकेशिन। साउथ इंडिया हमारे देश का जो नीचे वाला पार्ट है, साउथ इंडिया। इस पीरियड के टाइम पर ये जो हमारा चल रहा है ना, पूरी बुक में हम लोग देख रहे हैं 8th सेंचुरी के आगे वाला टाइम। किंगडम जो थी पल्लवास की स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। तो कांचीपुरम उनकी कैपिटल थी टू द कावेरी डेल्टा। तो कांचीपुरम जैसे कि ये है, तो इस जगह पर जैसे कांचीपुरम पड़ता है, कावेरी डेल्टा काफ़ी बड़ा एरिया आता है। तो इस वाले एरियाज़ में पल्लव्स का राज हुआ करता था। तो पल्लव्स का इलाका था पूरा कांचीपुरम और कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा का मतलब होता है जहाँ पर नदी जाकर के समुद्र से मिलती है ना, तो उससे पहले वो डेल्टा बनाती है। While that of Chalukyas was centered around the Raichur Doa between the rivers कृष्ण एंड तुंगभद्र। तो इसमें जो चालुक्यास थे, हमने अभी पल्लवास के बारे में देखा, कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी, कावेरी डेल्टा तक ये लोग फैले हुए थे। अब चालुक्यास जो हैं वो सेंटर अराउंड द रायचूर दोआ बिटवीन रिवर्स कृष्ण एंड तुंगभद्र। तो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा ऐसे बहती है, कृष्णा ऐसे बहती है, इसके जो बीच वाला एरिया है इसको हम लोग रायचूर दोआब कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि रायचूर दोआब कौन सा एरिया है, कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच वाला, और वहाँ पर चालुक्यास का कंट्रोल था। आईहोल जो थी ना, वो चालुक्यास की कैपिटल थी। तो इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। तो आईहोल में चालुक्यास की जो कैपिटल थी आईहोल, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। रिलीजियस सेंटर की तरह वो डेवलप हुआ था, मतलब काफ़ी सारे धार्मिक सभाएं या धर्म से रिलेटेड काफ़ी काम वहाँ पर हुआ करते थे। पल्लव्स एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड। तो पल्लव और चालुक्या में काफ़ी जंगे वंगे होती रहती थी, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्पेरस टाउन्स। तो क्या होता था ना, जब एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र में जब अटैक करता था, तो वो उनकी कैपिटल्स पे, उनकी राजधानियों पर किया करता था, क्योंकि राजधानी सबसे ज़्यादा अमीर होती थी और खूब लूट करके लेके जाया करते थे। बेस्ट नोन चालुक्य रूलर जो कि पुलकेशिन II, कल हमने देखा था इनके बारे में, तो ये चालुक्यास थे। तो पल्लवास कौन थे और चालुक्यास कौन थे, अभी अभी हमने पढ़ा। पल्लवास का एरिया कहाँ है, कांचीपुरम इनकी कैपिटल है, कावेरी डेल्टा के इलाके में रहते हैं। और ये जो चालुक्यास है, आईहोल इनकी कैपिटल है, और ये रायचूर दोआब के बीच में, जो कि कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो इलाका पड़ता है, उसमें चालुक्यास रहते हैं। अब चालुक्यास और पल्लवास के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसमें से हमें जो बेस्ट नोन चालुक्य रूलर है, चालुक्य के सबसे जो फेमस रूलर हैं पुलकेशिन II, उनके बारे में हमें पता लगता है कहाँ से, उनके बारे में, चालुक्यास के पुलकेशिन II के बारे में हमें पता लगता है एक प्रशस्ति से। और ये प्रशस्ति किसने लिखी थी, उनके पोर्ट के कवि थे। हम लोगों को पता है ना, दरबारी जो होते हैं, दरबारियों में काफ़ी सारे कहानीकार, कवि और मंत्री वगैरह काफ़ी लोग होते थे। तो पुलकेशिन II की जो प्रशस्ति लिखी है वो लिखी है रवि कीर्ति ने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद रखना है, 1 नंबर में एग्जाम में या फिर कैसे भी करके पूछा जा सकता है कि जो पुलकेशिन II थी उसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी रवि कीर्ति ने, जो कि पुलकेशिन II के पोएट थे। अब हमें इसमें बता दें, टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स। तो इनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। पुलकेशिन II के जो दादे, फादर, परदादा, उनके बारे में हमें पूरा पता लगता है। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन, 4 जनरेशन्स तक हम लोग को, मतलब ये खुद, फिर इनके फादर, इनके दादा, परदादा, 4 जनरेशन्स तक इनके बारे में लिखा गया है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। तो उनके अंकल से उनको किंगडम मिली थी। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ने किसकी प्रशस्ति लिखी, पुलकेशिन II की। तो रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। तो इस तरीके से हमारा ये साउथ इंडिया बनता है। इधर वाला जो है ना, ये ईस्टर्न साइड है और इधर वाली वेस्टर्न साइड है। तो पुलकेशिन जो कि इस इलाके में, बीच वाले इलाके में थे ना चालुक्यास, तो
इन्होंने इधर की तरफ भी अटैक करा और इधर की तरफ भी अटैक करे। बिसाइड्स ही चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्ष, तो हर्षवर्धन जो साउथ की तरफ आने की कोशिश कर रहा था उसको भी इन्होंने रोका। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। हर्ष मीन्स हैप्पीनेस, हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस। पोएट कहते हैं कि जब हर्ष को हरा दिया गया पुलकेशन के द्वारा तो हर्ष अब हर्ष नहीं रह पाए, मतलब हर्ष जो थे वो खुश अब नहीं रह पाए। पुलकेशन टू जो थे पल्लव किंग, उन्होंने बहुत बुरी तरह से हर्ष को हराया था। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। पुलकेशन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग। पुलकेशन जो है इन्होंने पल्लव किंग को भी अटैक किया था और अब वो कांचीपुरम में जाकर के छुप गए थे। तो मतलब वही है ना, जिसकी प्रशस्ति होती है ना उसकी तारीफ़ें करी जाती हैं, यही हमें इसमें बताया गया है। तो पुलकेशन जो है कौन से रूलर थे? चालुक्य। थोड़ी देर पहले शायद मैंने पल्लव बोल दिया था ना, ये देखिए यहाँ पे चालुक्यास थे और इधर की तरफ पल्लवास आते थे। तो हम फिलहाल जो पुलकेशन है वो चालुक्यास है। अब देखिए पी से पुलकेशन और पी से पल्लव, तो ये दोनों पी साथ में नहीं है। इस तरीके से आप याद रख लो कि सीपी है ना दिल्ली में, सीपी साथ में है। चालुक्यास कौन है? पुलकेशन किसको बिलोंग करता है? चालुक्य को। तो इन्होंने जो पुलकेशन थे इन्होंने पल्लव किंग पर भी अटैक करा था और पल्लव किंग को कांचीपुरम में जाकर के छुपना पड़ा था, ऐसा इनकी प्रशस्ति में लिखा गया है। बट चालुक्य विक्ट्री वॉज अ शॉर्ट लिव्ड। चालुक्यास की जो विक्ट्री थी ना वो काफ़ी ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। अल्टीमेटली पल्लव और चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटास द चोला डायनेस्टी, जिनके बारे में हम लोग 7th में पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये चालुक्यास और पल्लव्स का चल नहीं पाया और जो राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टी थी उनके हाथों ये लोग क्या हो गए? हार गए, उनके हाथों ये हार गए। How were these kingdoms administered? अब ये जो किंगडम्स थी वो किस तरीके से चलाई जाती थी, तो इसके बारे में कि क्या क्या इनके राज्य में होता था। As in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers। तो जो ज़मीन से कर इकट्ठा होता था, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो लिया जाता था फसलों पर, ज़मीन पर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उस समय खेती हुआ करती थी। एंड द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी? जिसको चलाना था, जिस पर राजकाज, वो तो गाँव ही होते थे। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, कुछ नई नई डेवलपमेंट्स भी हुई। किंग्स adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically, socially or because of their political and military strength। तो जो राजा थे अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेने लगे बहुत सारे लोगों का, जो इकोनॉमिकली पैसे के मामले में पावरफुल है, या फिर लोग उनको सोसाइटी में पावरफुल हैं, या फिर पॉलिटिकली, या फिर किन्हीं को मिलिट्रली आर्मी वगैरह है उनके पास अच्छे लोग हैं, तो किंग उन लोगों का सपोर्ट अब काफ़ी ज़्यादा मांगने लगे थे। सम इम्पॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी। कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थी जैसे कि मंत्री की पोस्ट, कि भैया मंत्री है इसका बेटा भी मंत्री बन जाएगा, तो हेरिडिटरी बना दी गई। मतलब जैसे राजा का बेटा राजा ऐसे मंत्री का बेटा मंत्री बनने लगा, इस तरीके से किया जाने लगा खुश करने के लिए मंत्रियों को। दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड देयर फादर्स टू देयर पोस्ट। एग्जाम्पल के लिए जो हर्ष सेन थे वॉज अ महादंड नायका और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। जो हरि सेना थे जैसे कि उनके फादर चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे ना, इसी तरीके से हरि सेना भी चीफ जुडिशियल ऑफिसर बन गए। तो अब हमें ये भी पता लगता है कि महादंड नायक को का मतलब क्या होता है? चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जो जज होते हैं ना वो। तो अब इसमें बताया गया है समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस। कई बार क्या होता था कि एक ही इंसान के बहुत सारे ऑफिसेस होते थे, जैसे कि बहुत सारा मिनिस्टर होता था। एग्जाम्पल के लिए बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक हरिसेना वॉज अ कुमार अमात्य मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। तो वो जज भी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी था। एन अ संधि विग्रही, तो उसके बाद मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो जो लड़ाइयाँ होती थी या फिर संधियाँ करी जाती थी शांति की, तो उसका भी मिनिस्टर हरिसेन ही था। तो मतलब हरिसेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन उस समय पर था अपने किंगडम का। अब आगे आता है बिसाइड्स इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दीज इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी और द चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। तो इम्पॉर्टेंट मैन जो होते थे उनका जो लोकल कामकाज होते थे, जैसे कि किस तरीके से गांव में चीज़ें चलनी है, उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे ना उनका भी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। जैसे कि जो चीफ बैंकर होते थे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा चला करती थी शहर में। तो चीफ बैंकर को क्या कहा जाता था? नगर श्रेष्ठी। तो नगर श्रेष्ठी जो उनके चीफ बैंकर होते थे उनको कहा जाता था। द
सरथवाह और द लीडर ऑफ मर्चेंट कारावान्स, तो लीडर जो होता था मर्चेंट कारावान्स का उसकी भी काफ़ी ज़्यादा चलती थी। और फिर ये प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थास और स्क्राइब्स, तो मतलब जो भी डिपार्टमेंट होता था, जैसे कि लिखने वालों का जो डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है उसकी भी बहुत ज़्यादा चलेगी। सारे के सारे जो काम होते थे ना उनके हेड्स की काफ़ी ज़्यादा चला करती थी। तो दीज पॉलिसीज़ were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to put up independent kingdoms। तो ठीक है, चल जाती थी चीज़ें, कई बार राजा कंट्रोल कर लेता था, बट जैसे कि ये अब हम कोई एक पर्सन है जिसके पास बहुत सारी पोस्ट हैं, तो वो चाहने लगता था कि भाई अब हम राजा की क्यों माने, हम तो अपना अलग ही साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा उस समय पर होने लगी थी। अब आता है न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरीके की आर्मी भी बन करके आने लगी थी। लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, काफ़ी अच्छी सी आर्मी बना के रखने लगे थे। एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स होते थे, रथ कैवल्री पैदल चलने वाली सेना, और जो फुट सोल्जर्स होते हैं वो पैदल चलने वाली सेना, और कैवल्री हमारी हो गई जो जानवरों पर जैसे कि घोड़े वगैरह पर बैठकर चलने वाली जो सेना होती थी। अब beside there were military leaders who provided the king with troops whether he needed them। तो जब भी ज़रूरत पड़ती थी राजा को ट्रूप्स की, मतलब आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, तो बहुत सारे वो अपने जैसे मान लीजिए राजा है, राजा के अंदर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, तो उन लोगों में से काफ़ी सारों की जिम्मेदारी हुआ करती थी कि जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेगी आपको आर्मी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के लोगों की भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको लैंड दे दिया जाता था कि भाई ये लैंड है, ये ले लो और इसमें से तुम कर इकट्ठा करते रहो और अपना चलाते रहो खर्चा। तो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और इससे वो सोल्जर्स को, हॉर्सेस को और वॉरफेयर की तलवारें वगैरह जो चला करती थी उसको मेंटेन करके रखा करते थे। इन लोगों को क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। वेन एवर रूलर वॉज वीक सामंतास ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो जो सामंत होता था ना, वो जब सामंत कौन होता था? एक पर्सन होता था जो अपनी आर्मी रखता था और जब भी राजा को ज़रूरत होती थी वो आर्मी प्रोवाइड कर देता था। अब जब जो राजा होता था ना वो वीक हो जाता था, तो सामंत कहता था कि अब हम राजा की नहीं मानेंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम खुद ही राजा बन जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती थी। असेंबलीज इन द साउथ सदर्न किंगडम्स में असेंबलीज किस तरीके की हुआ करती थी? जो सभाएं होती हैं। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लव्स मेंशन्ड अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। तो पल्लव्स के जो इंस्क्रिप्शन जो लिखे हुए होते हैं, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है लिखी हुई चीज़ें, पल्लव्स के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है दीज इंक्लूडेड सभा विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण एंड लैंड ओनर्स। तो इसमें पल्लव्स के जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उसमें हमें एक सभा मिलती है। सभा क्या होती थी? असेंबली होती थी जिसमें ब्राह्मण होते थे और लैंड ओनर्स होते थे। ब्राह्मण होते थे और लैंड ओनर, मतलब सभा में कोई जो इंपॉर्टेंट लोग होते थे ना गाँव के, जिनके पास ज़मीन होती थी, और बाकी जो ब्राह्मण वगैरह होते थे वो शामिल हुआ करते थे। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज़ विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। तो जो असेंबली होती थी ना ये फंक्शन करती थी कि कैसे कैसे रोड कहाँ पर बनेगी, एग्रीकल्चर में किस तरीके से, खेती में कैसे काम होगा, सिंचाई का कैसे काम होगा, और टेम्पल को कैसे रख रखाव किया जाएगा, मंदिर का पूरा ध्यान ये असेंबली रखा करती थी। अब देखिए उर वॉज द विलेज असेंबली। अब आपसे पूछा जाए कि उर क्या होता है, तो उर क्या होते थे? ये ना एग्जाम से बहुत आते हैं। उर का मतलब होता है विलेज असेंबली, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मैं देखिए पूरा लिख के दिखा रही हूँ आपको, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि उर क्या थी। जो विलेज की असेंबली होती थी ना, सभाएं होती थी, गाँव के लोग मिल करके करा करते थे, उसको उर कहा जाता था। फाउंड इन एरियाज वे द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण। तो कहाँ पर होती थी उर विलेज असेंबली? जहाँ पर जो लैंड ओनर्स होते थे ना, जिनकी ज़मीनें होती थी, वो ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे। एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। तो उर क्या होती थी? विलेज असेंबली होती थी जहाँ पर जो ज़मीन जिनकी होती थी वो ब्राह्मण नहीं होते थे। नगरम क्या होते थे? ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो मर्चेंट्स की, व्यापारियों का संगठन को नगरम कहा जाता था। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंडलॉर्ड्स एंड मर्चेंट्स। और ऑब्वियसली हर जगह हर असेंबली को कंट्रोल करने वाले लोग अमीर ही तो होते हैं, तो यहाँ पर भी यही होता था। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। तो ये लोकल असेंबलीज सेंचुरीज तक, सदियों तक फंक्शन करती रहीं। अब आता है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। हम लोग ने राजा के बारे में, राजा के लोगों के बारे में देख लिया। अब जो ऑर्डिनरी आम लोग हुआ करते थे साम्राज्य में, वो कैसे हुआ करते थे, क्या 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 करते थे? तो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड द अदर अकाउंट्स।
तो हम लोग को ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा तो पता लगता नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग अपनी कहानियाँ तो लिखा नहीं करते थे। राजा अपनी कहानी लिखवा सकता था, तो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में हमें जो प्लेज होते हैं ना, नाटक वगैरह होते हैं, उससे पता लगता है। तो इसी का ही जैसे कि कालिदास इज़ नोन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। तो कालिदास की कहानियाँ होती थी जो लाइफ कोर्ट में होती थी ना, उनकी राजा वगैरह की लाइफ के बारे में हमें पता लगता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर था इन प्लेस का कि किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। राजा को और ब्राह्मण्स को संस्कृत बोलते हुए दिखाया जाता था, वाइल जो विमेन और मैन होते थे ना, और एंड ब्राह्मण्स यूज वाइल विमेन एंड मैन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत। तो देखिए, जो राजा होता था, किंग होता था, और ब्राह्मण्स होते थे, वो किस भाषा में बात करते थे? वो लोग संस्कृत भाषा में बात किया करते थे। और बाकी जितने भी लोग होते थे, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, वो प्राकृत भाषा में बात किया करते थे। तो मोस्ट फेमस प्ले जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन द किंग नेम्ड दुष्यंत एंड द यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस प्ले है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और जो एक विमेन थी शकुंतला, उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। एक पुअर फिशरमैन के साथ क्या किया जाता है, तो स्टोरी बताई गई है कि एक बार फिशरमैन को अंगूठी मिलती है। जब वो फिश पकड़ के लाता है, फिश को काटता है, तो उसमें उसे एक अंगूठी मिलती है, बड़ी कीमती अंगूठी होती है। तो वो अंगूठी जो है राजा दशरथ ने शकुंतला को दी होती है, और वो अंगूठी खो जाती है। तो वो जो फिशरमैन है वो राजा के पास लेकर के जाता है। तो जो दरबारी होते हैं और पुलिसमैन होते हैं, वो उस फिशरमैन बेचारे पे, एक तो वो ईमानदार होता है, वो राजा के पास लेके जाता है, मुझे ये मिली है, और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। फिर राजा देखता है उसे, तो राजा कहता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी अंगूठी है, और इस फिशरमैन को जो है इनाम दिया जाना चाहिए। तो इनाम दिया जाना चाहिए, तो फिशरमैन से वो दरबारी और पुलिसमैन कहता है कि भाई ये इनाम जो है वो हमारे साथ बांटना पड़ेगा तुझे। तो वही है, द पुलिस ऑफिसर एंड द जेंटलमैन डिसाइडेड टू टेक द शेयर ऑफ द रिवॉर्ड एंड वेंट अलॉन्ग विद फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। और पीने चले जाते हैं फिशरमैन के साथ, और कहते हैं कि ये जो तुझे अवार्ड मिला है, इसका तुझे हमें भी पैसा देना पड़ेगा। तो करप्शन के बारे में दिखाया गया है कि कितना ज़्यादा एक आम आदमी के साथ बुरा किया जाता था, आज भी किया जाता है, वही बात है। अब आगे आता है, द चाइनीज पिलग्रिम फा हियान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल बाय द हाई एंड द माइटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फा हियान एक कहाँ के थे? चाइना से आए हुए पिलग्रिम थे। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री। इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, किसके बारे में? अनटचेबल, जिनको अछूत समझा जाता था, उनके साथ कितना बुरा होता था ये हमें बताते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, मतलब ये सिटी है, सिटी के बिल्कुल बाहरी इलाके में ही अनटचेबल्स रह सकते थे। वो लिखते हैं, इफ़ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. तो जो ऐसा पर्सन था, अनटचेबल था, जो शहर के बाहर रहता था, अगर उसे शहर के अंदर आना होता था ना, तो वो एक ढोल सा बजाते हुए आता था, ताकि लोगों को, जो उच्च जाति के लोग हैं, उन्हें पता लग जाए कि एक अछूत इंसान आ रहा है, वो उससे दूर हो जाए और उससे टच ना करें। इस तरीके की मेंटालिटी हुआ करती थी लोगों की पहले। और ये कौन लिखता है, ये हमें किसने बताया है? ये हमें फाहियान की राइटिंग से पता लगा है कि ऐसा होता था हमारे देश में। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। और बाणभट्ट हमें बताते हैं कि किस तरीके से जब किंग की आर्मी मूव किया करती थी तो कैसा हुआ करता था किंग की आर्मी। तो ये बताते हैं, जब किंग किसी जगह से ट्रैवल करता था तो उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाए जाते थे। इंपॉर्टेंट नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में मतलब बता रही हूँ, इंग्लिश में नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है सब चीज़ें। किंग की आर्मी जब जाती थी तो बहुत सारे वेपन होते थे उनके, और बहुत सारा फर्नीचर वगैरह, ये सब जो है लोग उनको लेकर के आया करते थे। मतलब किंग की आर्मी जाती थी तो किंग की आर्मी में हाथी होते थे, बड़ा सारा सामान होता था, खूब बड़ी सेना राजा के साथ निकलती थी। जिस इलाके से निकलती थी वहाँ पर लोग राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आते थे। और ह्यूज आर्मी में म्यूजिशियन भी होते थे जो ड्रम बजाते हुए चलते थे और अलग अलग म्यूज़िक वगैरह करते हुए चलते थे। विलेजर्स जो हैं वो उनको काफ़ी सारी चीज़ें देते थे, जैसे कि दही, गुड़, फ्लावर्स, फॉडर फॉर एनिमल्स। और फिर वो बताता है, बाणभट्ट कहता है कि जब आर्मी जहाँ से निकलती थी वहाँ पर एक तरह से डिस्ट्रक्शन, ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से बर्बादी छोड़ जाती थी। एलिफेंट्स जो हैं वो गांव की जो झोपड़ियाँ थे उनको तोड़ दिया करते थे। ऑक्सन योक टू द कैरावान्स ऑफ मर्चेंट्स रैन अवे स्केड, मतलब जानवर इधर उधर भागने लगते थे, और जहाँ से भी आर्मी निकलती थी वहाँ धूल का बादल छा जाया करता था। ये बताया गया है कि बड़ी ज़्यादा परेशानी होती थी लोगों को जब आर्मी किंग की निकला करती थी। तो और फिर हमें अब हमारा चैप्टर
कंप्लीट हो गया है। एल्सवेयर में हमें बताया जाता है सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया आपके बुक के लास्ट में वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग, जैसे कि ये इंडिया है ना, खैर ऐसे बना रही हूँ, मतलब आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इंडिया से किस तरफ, इंडिया से आप लोग यहाँ पे क्या आता है, अरेबियन सी आता है। अरेबियन सी के इधर वाले पार्ट में आपको अरेबिया मिल जाएगा, सऊदी अरेबिया वगैरह, वो अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं उसको। तो सऊदी अरेबिया में जो कि डेजर्ट का इलाका था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं थे, बट फिर भी काफ़ी मतलब आवाजाही होती थी वहाँ पे, सामान मर्चेंट्स काफ़ी ज़्यादा घूमा करते थे, और वहाँ पे लोग कैमल्स वगैरह पाला करते थे सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट में। वहाँ पे 1400 ईयर्स तक, आज से 1400 साल पहले, 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद जो है, उन्होंने इस्लाम, एक नया धर्म इस्लाम, जो आज मुसलमान हैं, जो इस्लाम है, ये धर्म आज से सिर्फ़ और सिर्फ 1400 साल पहले ही शुरू हुआ था। अगर आप बाकी धर्मों की बात करें, अगर हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू एक सनातन धर्म है, हमें पता ही नहीं वो कब शुरू हुआ है, वो हज़ारों, दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। ऐसे जो जैन हैं, बुद्ध हैं, वो भी कई कई हज़ार, 4000, 5000 साल पुराने धर्म हैं, बट जो इस्लाम है वो दुनिया का वन ऑफ द सबसे ज़्यादा नया धर्म माना जाता है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे के सारे लोग कहते थे कि ईश्वर की बात मानो, ईश्वर के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो इंसान आदमी हो, औरत हो, कोई जाति धर्म ये नहीं मानते हैं। और फिर इनके कि भाई हमें चैरिटी करनी चाहिए, सबको इक्वल मानना चाहिए, अल्लाह को हमेशा याद करते रहना चाहिए, इस तरीके की बातें, हमें अपनी प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, दान करना चाहिए, और अल्लाह के बातों में, मतलब जैसे अल्लाह की पूजा पाठ में लगे रहना चाहिए, इस तरीके की बातें कही गई थी। और 100 ईयर्स जो है, लगभग 400-500 साल पहले इस्लाम बहुत सारी जगह फैल गया, अफ्रीका में, स्पेन, ईरान, इंडिया में भी आ गया था। लगभग इंडिया में तो इस्लाम आप समझ लीजिए कि सिर्फ 500 साल पहले ही आया है। और अरब सेलर्स, जो अरब नाविक वगैरह होते थे, वो अपनी फैमिलीज़, मतलब वो करते रहते थे ना बिज़नेस वगैरह, तो थोड़ा बहुत हमारे देश में था, बट जब मुगल्स आए ना, मेनली मुगल्स के आने के बाद हमारे देश में इस्लाम धर्म काफ़ी ज़्यादा फैला था, और आज के पाकिस्तान वाले इलाके में वो आया था। लगभग 1300 ईयर पहले वो आ गया था, बट बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनाना शुरू नहीं किया था। अपनाना तो कुछ रीसेंट सालों पहले ही शुरू करा है, 13 ईयर्स अगो आ गया था, बट अपनाना ज़्यादा लोगों ने शुरू नहीं करा था। अब तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया, दुनिया में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अब इस्लाम के। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।